सब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसलिए नीलम बोल रही थी कि हम लोग कुछ रुपए की व्यवस्था कर देते, फिर वो लोग बाद में लौटा देंगे। अरे अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई। अभी अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अरे बेटा, इतना छोटा सा तो परिवार है, लेकिन फिर भी तुम अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। मम्मी, मैंने तो आपको शादी से पहले भी बताया था कि मेरी शादी उसी घर में करना जिस घर में ननद ना हो, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। जी बेटा, हमने ऐसे रिश्ते खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिस घर में भी ननद नहीं मिलती थी उस घर का या तो बेटा अच्छा नहीं था या फिर उसकी नौकरी अच्छी नहीं थी। अरे कुछ ना कुछ कमी ही मिल रही थी। लेकिन आलोक को देखो, कितना समझदार सुलझा हुआ और खुद का इतना बड़ा बिजनेस है। और रही बात ननद की, उस बेचारी की तो शादी हो गई है। मम्मी, आप लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरी ननद की शादी तो हो गई है, लेकिन उसका घर मेरे घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब देखो तब मुंह उठाकर बस अपने मायके आ जाती है। मुझे ना उसका अपने ससुराल में आना जाना दखल अंदाजी करना कतई पसंद नहीं है मम्मी, मुझे नफरत होती है उससे। लेकिन बेटा, तेरी ननद निहारिका तो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, वो तो तुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं करती होगी। अरे ऐसे कैसे कह दिया आपने कि वो मुझे परेशान नहीं कर रही है? वो मेरे ससुराल में बार-बार मुंह उठाकर आ जाती है, इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या है मम्मी? देखो जूही, ये गलत है बेटा। अरे तेरे भी तो भाई की कल शादी होगी और तेरी भाभी भी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? मम्मी, मैं तो अपने मायके में बार-बार मुंह उठाकर आऊंगी ही नहीं, फिर भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगी? जूही, तू ये फिजूल की बातें छोड़ दे बेटा। अरे तेरे ससुराल में तो ससुर भी नहीं है और बेचारी सास भी कितनी समझदार है, वो तो तुझे अपनी बेटी जैसी समझती है। लेकिन बेटा, तेरा ही व्यवहार खराब है तेरे ससुराल वाले के प्रति। अच्छा ठीक है, सुनो बेटा, ये सारी बातें छोड़ो, दामाद जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। जाओ तुम खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ, और देखो दोबारा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और तुम अपनी ननद या सास की चुगली करने के लिए मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। माँ, अरे तुम मेरी सगी माँ हो या दुश्मन? तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रही हो? बेटा, मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन मेरी बातों को मान लो तुम, तभी तुम हमेशा खुशहाल जिंदगी जियोगी। देखो इस तरह किसी को दुखी करके इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन माँ, मेरी ननद की शादी भी ना इतने फटीचर से घर में हुई है कि बस उनके घर रुपए पैसों की ही कमी रहती है। जब देखो तब मेरी सास बस छुपा छुपा के अपनी बेटी को रुपए पैसे देते रहती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? आखिर वो उनकी इकलौती बेटी है। और तू ही बता बेटा जूही, आज तू किसी मुसीबत में होगी तो क्या मैं तेरी मदद नहीं करूंगी? और दूसरी बात, समधन जी को छुपाने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि तुम्हारा व्यवहार गंदा है। कहने दो मम्मी, आज के बाद ना मैं आपसे कभी कोई बात नहीं करूंगी। आप मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। दीदी जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। तुम चलो भाई, आती हूँ मैं। ठीक है मम्मी, चलते हैं हम लोग। ठीक है मम्मी जी, जब पापा जी तीर्थ से लौटेंगे तो उन्हें हमारा प्रणाम कहना। दीदी जब पापा आएंगे तो आप लोग फिर आ जाइएगा पापा से मिलने। अरे ऐसा है साले साहब, पापा जी के गुजर जाने के बाद ना बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, और इतने दूर का सफर करके 2 दिनों में वापस फिर यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। जी ठीक है मम्मी जी, प्रणाम। अरे आगे बेटा तुम लोग, हम लोग बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सच में भाभी, आपके बिना तो घर अच्छा ही नहीं लग रहा था, अब इस घर को बिना आपकी आदत हो गई है। मैं गाड़ी से सामान उतार लेता हूँ। हाँ दीदी, वैसे तो हर ससुराल को ना बहू की आदत होनी ही चाहिए, ताकि बहू बिना अपना ससुराल छोड़कर दौड़ दौड़ कर मायके ना जाए। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? मम्मी जी, सच्ची तो कह रही हूँ ना, मेरे ससुराल को मेरी आदत लग गई है, अब मैं बार बार अपने मायके नहीं जाऊंगी, अपने ससुराल को ही संभालूंगी ना यहीं रहकर। नीलम, अपनी भाभी की बातों को बुरा मत मानना बेटा। हाँ माँ, नहीं मानती, चलिए ना हम लोग भाभी के लिए कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं। मम्मी, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है भाभी को खाने में क्या पसंद है,
चली जाना। अरे माँ रहने दीजिए ना। नहीं बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ दामाद जी की नौकरी छूट जाने के बाद तुम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और तुम लोगों के पास जितनी भी जमा पूंजी थी तुम लोगों ने अपनी सास की इलाज में लगा दिया, तो अभी घर खर्च में बड़ी दिक्कत होती होगी तुम्हें, इसलिए कुछ रुपए ले जाना बेटा। और जब दामाद जी की नौकरी लग जाएगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर मैं क्यों तुम्हें रुपए दूंगी। ठीक है माँ। अपनी बेटी पर रुपए लुटाकर ये मम्मी जी हमें कंगाल बनाना चाहती है। मैं तो आज इन्हें सारी बात बता दूंगी। क्या हुआ नीलम, क्या बता दोगी तुम मुझे? देखिए जी, आपकी भी कोई इतनी इनकम नहीं है कि हम दोनों आज से रुपए लुटा दें हर किसी पर। अरे हुआ क्या, कौन किस पर रुपए लुटा रहा है? हमारी शादी को 6 महीने होने लगे और इन 6 महीनों में दीदी कम से कम 12 से 15 बार मायके आई होंगी, और जितनी बार वो अपने मायके से ससुराल जाती है उतनी बार मम्मी जी से रुपए लेकर जाती है। अगर मम्मी जी इसी तरह से दीदी को रुपए देती रही तो एक दिन तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। अरे नहीं जूही, माँ मुझसे कभी रुपए नहीं मांगती है दीदी को रुपए देने के लिए। वो तो माँ के जोड़े हुए रुपए हैं जिसे देकर वो दीदी की मदद करती है। देखो जूही, जिया जी की नौकरी छूट जाने के बाद दीदी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए माँ थोड़ी बहुत दीदी की मदद करती है। और वैसे भी दीदी भी तो इस परिवार का हिस्सा है ना, यदि वो किसी मुसीबत में है तो हम लोगों को तो उनकी मदद करनी होगी। हाँ ठीक कहते हो जी, मतलब इन्हें भी कोई एतराज नहीं है। ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। अरे इन सारी बातों का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये अपनी बहन से नफरत करने लगेंगे और उनका आना जाना इस घर में बंद हो जाएगा। फिर इस घर में एक छत्र मेरा ही राज चलेगा। अरे मेरा पति तो यहाँ अकेले कमाने वाला है। अरे कब तक वो कोल्लू की बैल की तरह इनका घर भरता रहेगा। मुझे तो इस बात का भी डर लगने लगा है कि अपनी बेटी की स्थिति देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दे। जूही के मन में यह पाप घर कर गया था कि कहीं उसकी सासू माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम न कर दे। इसलिए धीरे धीरे बीतते समय के साथ जूही का हाल ये हो गया था कि अपनी ननद को देखकर मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती थी, और जब तक ननद ससुराल में रहती तो वो कमरे से नहीं आती। लेकिन जैसे ही ननद अपने ससुराल जाने को तैयार होती तो वो सामने आकर खड़ी हो जाती, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसकी सास अपनी बेटी को क्या क्या दे रही है। नीलम अपनी भाभी के व्यवहार से दुखी जरूर होती, लेकिन वो अपना दुख किसी से जाहिर नहीं करती, क्योंकि नीलम अपने भैया या माँ को अपनी भाभी के व्यवहार के बारे में बताकर अपने मायके में कलेश नहीं करना चाहती थी। वैसे ही नीलम की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और नीलम अपने मायके में कलेश करके अपने मायके का दरवाजा अपने लिए बंद नहीं करना चाहती थी। माँ, सुबह दीदी का फोन आया था, वो क्या कह रही थी आपसे? बेटा तेरे जिया जी अब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए नीलम बोल रही थी कि हम लोग कुछ रुपए की व्यवस्था कर देते, फिर वो लोग बाद में लौटा देंगे। अरे अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई, अभी अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। वैसे कितने रुपयों की जरूरत थी दीदी? भाई 2-3 लाख रुपए की व्यवस्था तो हमने कर ली है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रुपए कम जाएंगे, तो कम से कम 1 लाख रुपए की व्यवस्था करवा दीजिए आप लोग। जैसे इनका व्यापार खड़ा होगा भैया, मैं रुपए आप लोगों को वापस कर दूंगी। ठीक है बहन, अगले महीने रुपए दे देंगे हम तुम्हें। अरे भाभी आप कहाँ गई थी? कुछ काम से गई थी मैं। अच्छा ठीक है माँ, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। जूही ने आलोक को भड़काने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आलोक हर बार जूही की बातों को मजाक में टाल दिया करता था। इसलिए इस बार जूही ने कुछ अलग ही प्लान बनाया था। जूही अपनी ननद के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती थी। अरे इनके पति को बिजनेस करना है तो ये मेरे पति को क्यों परेशान कर रही है? जब जब ये दीदी अपने मायके से ससुराल जाएगी ना, तब तक मैं शोर मचाऊंगी कि मेरा कोई सोने का सामान चोरी हो गया है। अरे एक न एक दिन इनका भाई मेरी बात पर भरोसा तो करेगा। ठीक है माँ, चलती हूँ मैं। हे भगवान, मेरी सोने की अंगूठी कहाँ गायब हो गई? मैंने यही कमरे में तो रखा था। अरे ये जूही इतना चीख क्यों रही है? मम्मी जी मेरी सोने की अंगूठी गायब हो गई है। वही मेरे कमरे की ड्रेसिंग में तो रखी थी, मैंने पूरा घर ढूंढ डाला, लेकिन मेरी सोने की अंगूठी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। अरे तुम भी जूही, वही कहीं कमरे में डाला होगा। अरे बाहर से कोई तो आया नहीं है, फिर तुम्हारी अंगूठी कहाँ जा सकती है? मैंने सारा घर ढूंढ डाला जी, लेकिन मेरी अंगूठी कहीं नहीं मिली। अरे ठीक है जूही, नहीं मिली तो ना सही, एक अंगूठी के लिए तुम इतना शोर मत बचाओ। मुझे पता है वो अंगूठी कहीं ना कहीं घर में मिल ही जाएगी तुम्हें बाद में। ठीक है जी। अब तो ये जूही का हमेशा का तमाशा हो गया था। जब जब उसकी ननद अपने मायके से ससुराल जाती, जूही इसी तरह चीख चीख कर यही कहती कि उसका सोने का कोई ना कोई सामान गायब हो गया है। जूही इसी तरह एक ही बात को बार बार दोहराने लगी थी और अब उसकी बातों का असर आलोक पर भी होने लगा था। अब तो धीरे धीरे शक का कीड़ा आलोक के भी मन में कुलबुलाने लगा था कि जब जब उसकी बहन मायके से ससुराल जाती है, तब तब जूही का कोई ना कोई सामान गायब हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन आलोक और जूही अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। उसी दिन आलोक की बहन नीलम घर आती है। जूही को तो बस इसी मौके का इंतजार था कि वो लोग घर से बाहर जाए और उसकी ननद अपने मायके आए ताकि वो कोई नया तमाशा कर सके। बेटा तेरी भाभी के ऐसे व्यवहार को देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। अरे मैं बड़ी ही चिंतित हो गई हूँ कि मेरे जीते जी तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा बेटा? मुझे तो लगता है तेरा मायका मेरे मरने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मम्मी ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरा यहाँ आना जाना भाभी को जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी? मेरे ससुराल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेरे मायके के सिवा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी माँ?
या फिर गिरवी रख दीजिए। जब हमारा व्यापार शुरू हो जाएगा तब हम धीरे धीरे गहनों को छुड़ा लेंगे। बेटा वैसे मेरे पास कुछ रुपए और रखे हुए हैं, लेकिन यदि मैं वो रुपए तुम्हें दे दूंगी तो तुम्हारी भाभी घर में कलेश कर देगी। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैं आपसे और मदद के लिए नहीं बोल रही हूँ। बेटा मैं घर में कलेश नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस इसी बात से संतुष्ट रहती हूँ कि कम से कम हर 1-2 दिन में मैं तुमसे मिल तो लेती हूँ। और यदि तुम्हारी भाभी ने कलेश किया तो वो सीधे सीधे तुम्हारा मायके आना ही बंद करवा देगी। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी भाभी ना ही तुम्हें पसंद करती है और ना ही वो मेरी सेवा करना चाहती है। उसे तो सिर्फ इस घर में आलोक से मतलब है। ठीक है माँ, अब मुझे चलना चाहिए, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, देखो तुम ज्यादा परेशान मत होना। अरे समय एक जैसा नहीं रहता, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा भी समय बदल जाएगा। ठीक है माँ, चलती हूँ मैं। हाँ बेटा। अरे दीदी जाने लगी आप? हाँ भाई, मैं बहुत देर से आई हुई थी। मम्मी खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा, खा लिया है मैंने। जूही बहुत थकान हो रही है, मैं तो चला आराम करने। ठीक है, आप तो आराम कीजिए, लेकिन सुबह हम लोग इतनी जल्दबाजी में निकले थे कि मेरी पूरी अलमारी अस्त व्यस्त है। मैं अलमारी जमा लेती हूँ। ठीक है। विशाल ने काफी अच्छी पार्टी दी थी। आलोक, आलोक! अरे क्या हो गया जूही, क्यों ऐसे चीख रही हो? आलोक, सुबह जब हम लोग पार्टी में जा रहे थे तब मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी में कंगन रखे थे, लेकिन मैं जल्दबाजी में अलमारी लॉक करना भूल गई थी और वो कंगन अभी अलमारी से गायब हो गए। क्या? ये क्या कह रही हो जूही? अरे घर में कोई बाहर वाला तो आया नहीं है, ऐसे कैसे तुम्हारे कंगन गायब हो जाएंगे? हाँ ना, मैं भी तो वही सोच रही हूँ, बाहर का तो कोई आया गया नहीं है, लेकिन मेरे कंगन अलमारी में ही गायब हो गए। देखिए जी, मैं सीधे सीधे दीदी के ऊपर इल्जाम तो नहीं लगाना चाहती, लेकिन आप खुद सोचिए ना, जब जब दीदी घर में आती है मेरा कोई ना कोई सामान गायब हो जाता है। जूही ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन ऐसी हरकत करेगी। लगता तो मुझे भी नहीं जी, लेकिन एक बार सोच कर तो देखिए कि जब बाहर वाला कोई नहीं आ रहा घर में तो फिर अलमारी में मेरे गहने ऑटोमेटिक कैसे गायब हो रहे हैं। मैं भी दीदी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती, लेकिन ये भी सच है, जब इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती ना तो अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है। और ये बात तो आप भी जानते हैं आलोक जी कि इस समय दीदी जी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो क्या दीदी ऐसे में? नहीं नहीं जूही, ऐसा मत कहो, मुझे नहीं लगता कि दीदी ऐसा करेगी। तो फिर आप ही बताइए, दीदी के अलावा आया कौन है घर में? ये भी बात है कि दीदी के अलावा तो कोई आया भी नहीं है। एक बात सोचिए आप, क्या इससे पहले दीदी ने कभी आपसे रुपए पैसे की मांग की थी? नहीं तो कभी नहीं की थी। जब इंसान को रुपए पैसे की जरूरत हो और समय में रुपए पैसे ना मिले ना तो किसी भी इंसान की नीयत बदल जाती है। ठीक है, आपको मेरी बात पर भरोसा हो ना हो, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। जूही की बात सुनकर अब तो आलोक के दिमाग में भी शक का कीड़ा पनपने लगा था। आलोक भी यही सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्यों जब जब उसकी बहन मायके आती है तब तभी उसकी पत्नी के महंगे गहने चोरी हो जाते हैं। आलोक और जूही इतने जोर जोर से बात कर रहे थे कि उनकी आवाज कमरे से बाहर हॉल में बैठी आलोक की माँ भी सुन रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूही बहू इतनी घटिया हरकत कर सकती है। अरे उसने मेरी बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और वो मेरे बेटे को भड़का रही है कि उसकी बहन चोर है। बहू की सारी चाल अब मुझे समझ में आने लगी है। उसने नीलम को बहुत बेइज्जत किया, लेकिन उसकी बेइज्जती करने से नीलम पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए जूही बहू ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने का सोच लिया है ताकि इस तरह से वो उसका मायके आना बंद करवा देगी। हाँ आलोक जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, चोरी तो नीलम दीदी ने ही की है, क्योंकि नीलम दीदी के सिवा हमारे घर में कोई आया गया नहीं है। और एक बार सोचिए तो सही, हमारी गैर मौजूदगी में आने का कारण क्या है? दीदी तो जरूर चोरी का इरादा लेकर आई थी, इसलिए वो हमारे नहीं रहने से घर पर आई। बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकती। मैं अभी के अभी जाकर जूही से बात करती हूँ। देखिए आलोक जी, मैंने आपको पहले बताया नहीं था, लेकिन इससे पहले भी मेरे ऐसे कई सामान गायब हुए थे। छोटी मोटी चीजों की बात अलग है, लेकिन इस तरह से सोना चांदी गायब होगा और मैं कैसे चुपचाप बैठी रहूंगी? मैं यकीन से कहती हूँ आलोक जी, मेरे जो भी सामान चोरी हुए हैं वो सब नीलम दीदी ही लेकर गई है। अरे मैं कहता हूँ जूही, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अरे कोई अपने सोने चांदी की चीजें ऐसे खुले अलमारी में बाहर छोड़ कर जाता है क्या? देखिए आलोक जी, आप अपनी बहन के अपराध को मेरे सिर पर मत डालो, उसके अपराध को मेरी लापरवाही का नाम मत दो। आप उसने चोरी की है। और सुन लीजिए आप भी, अगर दीदी इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जूही बहू, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मानती हूँ मेरी बेटी तुम दोनों की गैर मौजूदगी में आई थी, लेकिन वो तो तुम्हारे कमरे तक आई ही नहीं, वो तो सिर्फ मेरे कमरे में मेरे साथ बैठी रही, उसके बाद दरवाजे तक मैं खुद उसे छोड़ने गई थी। और मेरी बेटी अपने घर में चोरी करेगी? अरे तुमने ऐसा सोच कैसे लिया? देखिए मम्मी जी, दीदी को रुपयों की जरूरत है क्योंकि जिया जी कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, और जब इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना होना तो इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। बहू, मैं तुम्हारे हाथ पर जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के लिए ऐसा मत बोलो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
लेकिन माँ, दीदी के सिवा तो कोई आया गया भी नहीं है इस घर में, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, बेटा ये तू बोल रहा है? क्या तुझे तेरी बहन पर जरा भी भरोसा नहीं है बेटा? मेरी बेटी चोर नहीं है, कोई मेरी बेटी का भरोसा करे या ना करे, मैं जानती हूँ मेरी बेटी चोर नहीं है। जैसे ही जानकी जी ने देखा कि उनका बेटा भी उनकी बेटी के प्रति अविश्वास जता रहा है, ये देखकर जानकी जी को बड़ा ही गहरा सदमा लगता है और तब से जानकी जी बीमार रहने लगती हैं। जानकी जी ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, लेकिन उनकी बीमार अवस्था से उनकी बहू जूही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जूही तो अपने सास को एक गिलास पानी भी देना पसंद नहीं करती थी। मेरी बेटी चोर नहीं है, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, मेरी बेटी चोर नहीं है। माँ उठो माँ, कुछ तो खा लो माँ, कब तक ऐसे बिस्तर में पड़ी रहेंगी आप? उठो माँ, थोड़ा सा कुछ खा लो। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो थोड़ी देर में आते होंगे, फिर आपको दवाई भी तो खाना पड़ेगा। दवाई खाने से पहले कुछ तो थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा ना आपको। बेटा मेरी बेटी चोर नहीं है बेटा, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की। जानकी जी को धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया था बिस्तर में पड़े, लेकिन जानकी जी ने खाना पीना छोड़ दिया था। उनके बेटे ने डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन डॉक्टर का यही कहना था किसी बात को लेकर इनके दिमाग में गहरा सदमा लगा है। एक हफ्ते बाद जानकी जी की बेटी जानकी जी से मिलने आती है, लेकिन जानकी जी की बहू ने उनकी बेटी को घर में प्रवेश नहीं करने दिया। खबरदार, निकल जाओ मेरे घर से। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? भाभी भाभी मुझे मेरी माँ से मिलने दीजिए। भाभी छी, अपने घर में चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? उसके बाद भी मुंह उठाकर आप यहाँ चली आई। आपको क्या लगेगा कि आप सफाई से चोरी कर लेंगी और हम में से किसी को पता नहीं चलेगा? भाभी ऐसा मत बोलिए भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की भाभी, मेरा यकीन कीजिए। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत करना, समझी? चोर कहीं की। सारा खेल तो कर दिया मैंने, बस एक बार इन्हें यकीन दिला दूं कि इनकी बहन चोर है। अरे अब आपको क्या हो गया जी? जूही, माँ ने खाना पीना भी छोड़ दिया है, बिना खाए पिए माँ कब तक जीवित रहेंगी? मैं तो कहता हूँ जूही, एक बार नीलम दीदी को फोन कर देते हैं, वो आकर माँ से मिल ले। वैसे बहुत दिन हो गए नीलम दीदी आई नहीं, कहीं उनको इस बारे में पता तो नहीं चल गया कि हम लोग उनके प्रति क्या सोचते हैं। अरे जिस उद्देश्य से दीदी मायके आती थी वो तो उनका पूरा हो गया, अब वो क्यों मायके आएंगी? ठीक है, फिर भी एक बार मैं नीलम दीदी को फोन लगा ही देता हूँ। हेलो नीलम दीदी। हाँ भाई। दीदी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आकर मिल लो। हाँ भाई, तुम्हारे जिया जी खरीदी में गए हुए हैं, जब वो खरीदी से वापस आएंगे तब मैं माँ से मिलने आ जाऊंगी। क्या खरीदी? मतलब आप लोगों ने दुकान भी खोल ली और हम लोगों को बताया भी नहीं? भाई मेरी बात तो सुनिए। नहीं दीदी, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। अरे मैंने आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आपने अपनी भाभी के गहने चुरा लिए और उन गहनों को बेचकर जिया जी के लिए दुकान खुलवा दिए। सुन लीजिए दीदी, अब आपके लिए ना इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। आलोक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और आलोक गुस्से में फोन काट देता है बिना अपनी बहन की बात सुने। लेकिन आलोक को कहाँ पता था कि जिस दिन दुकान का उद्घाटन होने वाला था उस दिन आलोक की बहन आलोक लोगों को निमंत्रण देने आई थी, लेकिन आलोक की पत्नी ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया था। आलोक अपनी बहन से इतने जोर जोर से बात कर रहा था कि आलोक की आवाज आलोक की माँ जानकी जी अपने कमरे से सुन रही थी। ये सुनकर जानकी जी और ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि चोर तो आपकी बहन ही है। आलोक ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल बेटा, मेरी बेटी चोर नहीं है बेटा, ऐसा मत बोल बेटा, तेरी बहन चोर नहीं है बेटा। माँ, जूही मुझसे हमेशा कहती थी कि जब जब दीदी इस घर में आती है उसका कोई ना कोई सोने चांदी का सामान गायब हो जाता है, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। और अब देखो ना, जूही के सोने के कंगन गायब हो गए और मेरी बहन की बिना हमारी मदद के ही दुकान खुल गई। इतने जल्दी दीदी के पास रुपए कहाँ से आए माँ? अरे अनाज हम भी खाते हैं, इतनी अकल तो हमें भी है। मुझे तो पहले से ही पता था कि दीदी की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग तो हमेशा मुझे ही गलत ठहरा देते थे। नहीं, मेरी बेटी चोर नहीं है, कोई तो उसका भरोसा करो। माँ बहुत हो गया, अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है, और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बेकार में टेंशन मत लीजिए। मेरी बेटी चोर नहीं है। ये बात सुनकर तो जानकी जी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन दोपहर के समय जानकी जी को बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन जानकी जी के कमरे में पानी नहीं था। तो जानकी जी धीरे धीरे दीवार के सहारे अपने कमरे से बाहर आती है। तो जानकी जी ने देखा कि उनकी बहू किसी से हंस-हंस कर फोन पर बात कर रही है। अरे हाँ यार रिया, मैंने तो इस ननद नाम की झंझट से ही छुटकारा पा लिया। हाँ, बहुत पापड़ बेले मैंने, यहाँ तक कि नाटक भी करना पड़ा। अरे मुझे तो अपने सोने चांदी के जेवर भी छुपाने पड़े, क्योंकि मैं साबित करना चाहती थी कि सारी चोरी मेरी ननद ने ही की है, और मैंने साबित कर दिखाया। लेकिन अब तो मैं बड़ी चैन की बंसी बजाती हूँ यार। अरे नीच निर्लज, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये सब तूने जानबूझकर किया है। अरे पापन, जरा सा भी शर्म नहीं आई तुझे? तूने मेरी बेटी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। हाँ, लगाया मैंने आपकी बेटी के ऊपर इल्जाम, लेकिन आप कैसे साबित करेंगे? आपके बेटे के सामने तो साबित हो चुका है कि आपकी बेटी ने ही चोरी की है। आपकी बातों में अब आपका बेटा नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके सामने तो सब कुछ साबित हो गया है। अपनी बहू के मुंह से इतना सुनते ही
आवाज सुनकर शांति जी अपने बेटे से लड़खड़ाती आवाज में कहती है, बेटा, मेरी बेटी बेगुनाह है बेटा। लेकिन जानकी जी की बातों का जानकी जी के बेटे पर कोई असर नहीं होता। तभी जानकी जी की नजर उनकी बहू पर पड़ती है तो जानकी जी अपनी उंगली अपनी बहू की ओर दिखाते हुए कहती है, तूने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया है, याद रखना भगवान तेरा भी मायका छुड़वाएगा, तुझे मेरी हाय लगेगी। जानकी जी ने बस इतना कहा और जानकी जी उसी समय स्वर्ग सिधार गई। आलोक इन सारी घटना का जिम्मेदार अपनी बहन नीलम को मानने लगा, इसलिए उसने नीलम को अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। बेचारी नीलम अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए चीख चीख कर रोते रही, लेकिन उसके भाई और भाभी ने उसकी माँ का उसे अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया। जानकी जी के स्वर्गवास के 2 हफ्ते बाद ही उनकी बहू तो पूरी तरह से आजाद हो गई थी। ना ही उसे ननद का टेंशन था और ना ही अब सास जिंदा थी, इसलिए जूही अब जब मन करे तब अपने मायके चली जाती थी। लेकिन अब जूही के मायके में सिर्फ माँ बाप और भाई नहीं बल्कि जूही की भी भाभी थी। अरे जूही बेटा। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, ये बता दामाद जी कैसे हैं? और तू ऐसे बार-बार दामाद जी को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आ जाती है? अब तो उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, उनका कैसे मन लगता होगा अकेले घर में? अब मैं क्या करूँ मम्मी, उन्हें तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती और मुझे दिन भर घर में अकेले बोर लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि 2-4 दिनों के लिए मैं फिर यहाँ आ जाऊँ रहने। मम्मी जी, आपके लिए खाना लगा दूं मैं? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर से खाती हूँ। क्यों भाभी, आपने तो मुझे खाने के लिए पूछा ही नहीं और इतनी देर से आकर बैठी हूँ, ना ही आपने चाय पानी के लिए पूछा। देखिए दीदी, ऐसा है, चाय पानी के लिए तो मेहमानों से पूछा जाता है और मेहमान तो साल 2 साल या महीने 4 महीने में आते हैं, लेकिन आप तो हर 2-4 दिनों में आ जाती हैं, तो आप मेहमान तो रही नहीं। और माफ कीजिएगा, लेकिन गलती आपकी है ना, आपने आने से पहले फोन भी नहीं किया तो मैं कैसे आपके हिस्से का खाना बना लेती। मम्मी सुना आपने, ये भाभी मुझे कितना कुछ सुना कर चली गई। हाँ बेटा, सब सुना मैंने, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। देख बेटा, मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, तेरा इस तरह बार बार यहाँ आना तेरी भाभी को जरा भी पसंद नहीं है। और देखो बेटा, रहना तो हमें अपने बहू बेटी के साथ है ना, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम ना यहाँ कम से कम ही आया करो। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर जूही के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तभी जूही गुस्से से उठकर वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी जूही ने सुना कि उसके भाभी और भैया कमरे में जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। सुनिए जी, यदि आपकी बहन इसी तरह बार बार मायके में आकर दखलंदाजी करती रही ना तो मैं अपना ससुराल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे हाँ यार, तुम चिंता मत करो, मैं जूही दीदी से कह दूंगा कि वो बार बार अपने मायके ना आया करे। लेकिन देखो तुम प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। फिर चुपचाप जूही रोते हुए अपने मायके से ससुराल चली जाती है और जूही अपने ससुराल जाकर फुट फुट कर रोती है। उसे रोता देखकर आलोक उससे सवाल करता है, अरे जूही, क्या हुआ? तुम तो अपने मायके गई थी ना, लेकिन तुम ऐसे रोते हुए क्यों आ रही हो? आलोक जी, मुझे माफ कर दीजिए आलोक जी, सब मेरी गलती है आलोक जी। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम ऐसे माफी क्यों मांग रही हो? नीलम दीदी की कोई गलती नहीं है आलोक जी, सारी गलती मेरी है। नीलम दीदी ने कोई चोरी नहीं की, मेरी वजह से नीलम दीदी का मायका हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो जूही? हाँ आलोक जी, मम्मी जी ने आखिरी वक्त मुझे बद्दुआ दी थी कि मैंने उनकी बेटी का मायका छुड़ाया, भगवान मेरा भी मायका छुड़ाएगा, और देख लीजिए आज वो बात सच हो गई आलोक जी। अपनी पत्नी जूही की ये बात सुनकर आलोक बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन जूही गिड़गिड़ाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है। तो आलोक जूही से कहता है कि वो मेरी बहन से जाकर माफी मांग ले और जिस तरह से उसे अपमानित करके उसके मायके से भगाया था उसी तरह सम्मान सहित उसे उसके मायके में ले आए, तभी वो उसे माफ करेगा। और जूही आलोक की शर्त मान लेती है। जूही को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए जूही अपनी ननद के ससुराल जाकर अपनी ननद से माफी मांग लेती है। तो देख लिया ना दोस्तों, आज आपने, दुनिया गोल है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। भगवान ने तो मुझे मेरी गलती की सजा दे दी, लेकिन इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैंने आखिरी वक्त में भी एक बेटी को अपने माँ के दर्शन नहीं करने दिए। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, मेरी इस कहानी से आपको कोई ना कोई सबक तो जरूर मिला होगा।